मेरा नाम निधि है और मैंने दिसंबर 2025 का सीटेट एग्जाम पेपर 2 क्लियर किया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द हिंदी वर्ड 2.0 में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम लोग 14 दिसंबर 2024 के 10 PYQ सॉल्व करेंगे और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस केवल यही है कि आप लोग पेपर लगाने का अप्रोच सीख लें, पेपर कैसे लगाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका नहीं समझ आएगा, समझ आएगा। और आप अगली बार जब पेपर लगाएंगे कोई भी तो आप क्वेश्चन को हैंडल करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये वाला जो मैं वीडियो बना रही हूँ सीडीपी का भाग है। जो सीडीपी में 30 क्वेश्चन आते हैं ना सीडीपी पार्ट में, उनके मैं 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी उनके। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अभिकथन। 12 वर्ष की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण है, जब छात्र सुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखिए तो जो कारण है इसका ना, तो वहां क्योंकि लगा दीजिए। अगर क्योंकि का उत्तर इसी का क्योंकि उत्तर सही आ रहा है तो समझिए ये इसकी व्याख्या कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। दोनों ही इसका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। एक बार मैं फिर से आपको ये पढ़ देती हूँ। 12 वर्ष की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। देखिए, इसको आप अपने डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं। जब आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में रहे होंगे तो जो शिक्षक मैथ पढ़ाते रहे होंगे, कभी कभी आप उनसे कोई डाउट पूछने में झिझकते रहे होंगे, क्योंकि आपको ये डर रहता होगा कि कहीं मैं पूछ लूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो वही बात यहाँ भी कुल मिला के आ रही है, तो आप इसको कोरिलेट करके समझ सकते हैं। तो सही बात है ना, हमारे भी मन में ये कभी कभी ख्याल आता था और ये सही बात है। और इसका कारण भी पढ़ लेते हैं। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये भी कारण भी एकदम सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक। अब पहले आप समावेशी का मतलब समझिए। समावेशी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कक्षा जहां मानसिक और शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे रहते हैं। जैसे शारीरिक विकलांगता भी आ जाती है, आजकल तो दिव्यांगता वर्ड यूज होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी कक्षा में रहते हैं और जो शारीरिक रूप से स्वस्थ बालक हैं वो भी क्लास में रहते हैं। तो समावेशी का मतलब यही होता है। तो इसका ऑप्शन आप अच्छे से पढ़िए, आप आंसर पक्का निकाल लेंगे। पहला इसका विकल्प है, बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से नामीकरण करता है। नहीं, अलग अलग शैक्षिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग अलग करता है। नहीं, ऐसा तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो बच्चों में हीन भावना पैदा हो जाएगी और वो जो चीजें उनको नहीं आती रहेंगी वो क्लास में वो पूछ नहीं पाएंगे अपने शिक्षकों से। तीसरा विकल्प देखते हैं, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। ये विकल्प एकदम सही है। देखिए, जब भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले बालक होंगे, जैसे कोई दृष्टि बाधित बालक है तो उसको उसी प्रकार का मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा कि उसको हर चीजें समझ में आए। और एक स्वस्थ बालक को दूसरे हिसाब से जो उसकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से उसको प्रोवाइड किया जाएगा। और एक जो दृष्टिबाधित बालक होगा उसको जो आवश्यकता होगी उसको
वो सामग्री प्रदान की जाएगी। तो ये ऑप्शन एकदम सही है। आगे चलते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन है ना, सब कॉन्सेप्चुअल बेस हैं, कुछ क्वेश्चन थ्योरी बेस हैं, उनको मैं आपको बताऊंगी। आगे चलते हैं। जैसे वर्ग समावेशन। वर्ग समावेशन क्या होता है? अगर आप सभी को नहीं आता समावेशन का मतलब, तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ भले ही समावेशी है, समावेशन का मतलब यही होता है कि मानसिक और बौद्धिक या शारीरिक गति, मतलब शारीरिक रूप से बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के हों। ठीक है, चलिए इसका अभिकथन ए है, लोकेश एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। फिर से पढ़ते हैं। लोकेश को एक संकल्पना यानी दिल्ली दिया है को दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूहों के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। यह समझना की भावनाएं, स्मृति और सीखने को प्रभावित करती हैं और स्वनियमन सीखने को संसाधित कर सकता है। देखिए इसमें जो कठिन वर्ड है उनको अगर आपको नहीं आता है तो अभी नोट कर लीजिए और जाके गूगल में सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर एक एक वर्ड का मीनिंग बताने बैठूंगी तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, जो वर्ग समावेशन से तात्पर्य यह समझने की क्षमता से है कि एक उप समूह जैसे दिल्ली एक बड़ी श्रेणी जैसे भारत से संबंधित है। अगर लोकेश को इससे परेशानी होती है तो वह वर्ग समावेशन समझ की कमी को दर्शाता है। आप ये समझ सकते हैं। और कारण इसका क्यों गलत है ये भी देख लीजिए। भावनाएं, स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, इसकी समझ मेटाकॉग्निशन या आत्मनियमन। मेटाकॉग्निशन आप जानते हैं क्या होता है? मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है विचारों के बारे में विचार करना। जैसे आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और उस सोचने के साथ साथ उसके बारे में भी आप सोचने लगे तो उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। आत्मनियमन से संबंधित है, ना कि वर्ग समावेशन से। इस संदर्भ में दोनों अवधारणाएं जुड़ी नहीं है। तो ये सही, इसका ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, ए सही है और आर गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये थ्योरी बेस्ड प्रश्न है ना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। जो जितने भी आपके यहाँ दार्शनिक या विचारक लगे हुए हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं, आप सभी उनका प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हुए जितने भी विचारक आ रहे हैं सबका एक नोट्स, सॉलिड नोट्स तैयार कर लीजिए कि क्वेश्चन उसके बाहर ना जा पाए। मतलब आप समझ रहे हैं कि आप लोग एक उनका पूरा थ्योरी बेस्ड नोट्स बना लीजिए और उसको समझ लीजिए, बस इतना कर लीजिए और मेन पॉइंट याद कर लीजिए बस। देखिए चलिए इसका पहला विकल्प है, परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। अच्छा, जबकि ये बताए हैं कि परिपक्वता जो है भूमिका निभाती है जैविक कारक के संज्ञानात्मक विकास में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। सीखने के अनुभव, सीखने के अनुभव बच्चों के सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही है। अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए कोई भी विचारक, अभी तक मैंने जितने भी पढ़े हैं, कोई भी जो है याद करने पर उतना बल नहीं देता है। तो अगर आपको ये वर्ड मिले ना तो आप इसको पहले ही कट कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक निगेटिव वर्ड माना जाता है। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। नहीं, स्कीमा, जो जीन पियाजे है ना, इन्होंने एक स्कीमा नामक शब्द का बताया है कि जो स्कीमा होती है वो हमारे पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ती है, तभी हम किसी भी चीज का ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। इसलिए ये भी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। सही विकल्प ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिकथन एक समावेशी कक्षा। देखिए ये समावेशी वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 3 क्वेश्चन में आपको मिल चुका है, जबकि मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगी, देखना ये कहाँ कहाँ मिलेगा।
इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसमें जो भी वर्ड आपको नहीं आता ना वो तुरंत लिखिए और जाके सर्च कीजिए और उसको बार बार ऐसे पढ़ते रहिए कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, तो आपकी ये क्वेश्चन बनने लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को, देखो मानक आ गया, लेकिन यहाँ अनुकूलन भी दिया है, मानक भी दिया है, अनुकूलन भी दिया है। मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित नहीं भाई, सभी बच्चों को आप निम्न स्तर कर देंगे? नहीं करेंगे। अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा कि बच्चों के आवश्यकताओं के अनुरूप आप उन्हें शिक्षा देंगे। तो समावेशी अधिगम क्या है कि उसमें सभी प्रकार के बालक होते हैं, तो यहाँ ये निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। उनको उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको शिक्षा देनी चाहिए, ये बात आप समझ लीजिए। विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी सीख सकते हैं। जो जो दिव्यांग होते हैं वो बच्चे भी सीख सकते हैं, बस उनके लिए वो जैसे उनके लिए जो सुविधाजनक सामग्री होती है उनके द्वारा वो सीख सकते हैं, जैसे ब्रेल लिपि हो गया, और जैसे जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनको जो है दिखा करके उनकी लैंग्वेज होती है, संकेत भाषा जिसे कहते हैं, उसके द्वारा भी वो सीख सकते हैं। तो भाई दोनों को देखो, अभिकथन भी गलत है और कारण भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए आर दोनों गलत है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। 10 वर्ष की काकुली गणित के कठिन सवाल से जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? देखो इसमें ना एक एक को आराम से पढ़ो और आपको पढ़ते ही ना आंसर मिल जाएगा। देखो, उसे समस्या का समाधान दे, उसे समस्या को छोड़ने और अगले पर जाने के लिए कहे, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करे। ये वर्ड पॉजिटिव होता है, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर कोई शब्द पॉजिटिव है तो वो सही होने के उसके 90% चांस हैं। अगर कोई, मैं बताती हूँ, ये टैग वर्ड निगेटिव है तो उसके 90% होते हैं गलत होने के चांस। आप क्वेश्चन के हिसाब से उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है? कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करे और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन मतलब होता है पार देना। अगर कोई चीज हमें नहीं आती, कोई चीज जैसे हमें साइकिल कैंची चलाना आता है, कैंची बहुत लोग चलाए होंगे अपने बचपन में, अगर हमें कोई गद्दी पर बैठा कर चलाना सिखा दे तो उसे ही आलम्बन कहते हैं। मतलब अगर हमें कोई चीज नहीं आ रही है या थोड़ा बहुत आ रही है और उसको आगे कोई हमें बता दे, उसके बारे में और ज्यादा सिखा दे, तो उसे आलम्बन कहते हैं। तो यही ऑप्शन हमको सही लग रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग ना चारों विकल्प पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ अगर मुझे मिल जा रहा है तो मैं करवा दे रही हूँ, तो आप लोग ये सोचेंगे कि मैं तो नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, जरूरी है, पेपर पास करना है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है लेओ वाइगोस्की। फिर आ गया एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को, देखिए आराम से विकल्प को पढ़िए। लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत को आप लोग नोट्स बना लीजिए, मैं किसी दिन इसकी एक क्लास करवा दूंगी। आप लोग ना तो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना तो वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा तो अपना सहयोग दिखाइए, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही है, जो मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ आपको समझ आ रहा है। आप थोड़ा सहयोग करिए। मैं लगातार वीडियो बनाऊंगी नहीं तो मैंने पहले ही फर्स्ट वीडियो में ही बोल दिया कि मैं 10-15 दिन देखूंगी, अगर मेरे वीडियोस पे व्यू नहीं आते हैं कंटिन्यूअसली तो मैं बंद कर दूंगी। चलिए इसके ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहला है विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ये भी एक निगेटिव वर्ड है, तो इसको आप काट दीजिए। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए।
ये भी मुझे ना थोड़ा हद तक गलत ही लग रहा है, क्योंकि कंठस्थ किए गए ज्ञान का याद कर लिया है उसने, उसका प्रसार करना चाहिए। मुझे ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये लियो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमें बताना है। तीसरा है विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो आप इसको गलत कर सकते हैं। चलिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो, प्रोत्साहित करना एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन प्रतिस्पर्धा करना एक निगेटिव टैग वर्ड है। आप इसको ना देख के समझ लीजिएगा, एकदम जल्दबाजी नहीं कीजिएगा कि दोनों टैग वर्ड हैं, क्या करें। निगेटिव शो हो रहा है ना, विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा। अब कोई दो विद्यार्थी हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे तो वो वैसे ही पीछे चले जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चौथा ऑप्शन है हमारा, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए, मतलब विद्यार्थी जो सीख रहे हैं उनमें उनका थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करें। ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है, और 3 भाग के 2-2 उपभाग भी हैं। मैं इनकी भी मैं किसी दिन एक क्लास करवा दूंगी, तो आप लोग अच्छे से, अगर देखिए ये सब सिद्धांतकार की आप लोगों को क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। मैं इनका ना पॉइंटर वाइज बताऊंगी, जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, कि आप ऐसे इसमें देखेंगे ना विकल्प में कि ये शब्द है तो इनका मतलब यही इन्होंने ही दिया है। वैसे अगर आप वीडियो चाहते हैं ना तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक आवश्यकताओं को निर्दिष्ट नहीं करता, ये गलत है। दूसरा, प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है, नहीं। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है, ये सही बात है। यह नैतिक तर्क पर सांस्कृतिक और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है, ये गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया है, और इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है, 9 प्रकार की। किसी दिन मैं आपको ना करवा दूंगी, मुझे लग रहा है मुझे करवाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने बहुत शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, मतलब 1 पन्ने का होगा इनका पूरा पूरा। इनका जो उनका भी था ना लियो वाइगोस्की का, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर का और इनका लॉरेंस कोहलबर्ग का, दोनों लोग का 1-1 पन्ने का है। उतने में ही अगर आप समझ गए ना तो आप क्वेश्चन को आसानी से, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, निकाल लेंगे। चलिए इसके चारों विकल्प को देख लेते हैं। पहला है, बुद्धि समय के साथ बदलती है, ये सही बात है। आगे के आंसर भी आप देख लीजिएगा, मैं पढ़ देती हूँ एक बार। बुद्धि मुख्य रूप से अनुवांशिक विरासत में मिलती है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि बुद्धि समय के साथ बदलती है और आनुवांशिक भी होती है। कुछ चीजें आनुवांशिक होती है, लेकिन सारी मुख्य रूप से नहीं होती है, कुछ कुछ होती है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया नहीं। देखो जैसे 140 100, जब आप एक बार नापेंगे ना बुद्धि का, बुद्धि परीक्षण करेंगे, कभी 140 आएगा, कभी 144 आएगा, एग्जैक्ट तीनों बार में एग्जैक्ट नहीं आता है। जो तीनों बार आता है ना उनका माध्य निकाला जाता है, और जो एक आता है उसको ही सटीक माना जाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकता है। बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकता है, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि आप अनुमान नहीं लगा सकते किसी चीज का। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। इसके चारों विकल्प को देखेंगे। पहले आपको प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास, ये वर्ड थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। प्रदर्शन का मतलब होता है कोई चीज प्रदर्शित करना, जैसे बच्चे क्लास में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है, उनको कौन कौन से वर्ग में बांटा है। विन्यास का मतलब तो जानते ही होंगे कि बांटना, है ना। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन को। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। दूसरा ऑप्शन है इसका, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ये ऑप्शन सही है। तीसरा है, एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए
अध्ययन करता है। देखिए यहाँ ना प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास की बात हो रही है, तो प्रदर्शन कहाँ अच्छा होगा? अच्छा ग्रेड पाने, है ना? समझ तो एक सही वर्ड है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके हिसाब से आंसर ढूंढना रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आप लोग को अगर थोड़ा भी मदद मिली हो तो इसे प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप ही के सहयोग से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी, वरना मैं बंद कर दूंगी। चलिए ठीक है।